चलो, एग्रोनॉमी सीरीज का अपना सबसे पहला लेक्चर है ये टिलेज का। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए पहले टिलेज होता क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो, आपने कभी खेती की है या खेती को होते हुए देखा है, तो आप सभी लोगों ने टिलेज देखा होगा। और अगर खेती करते हो तो आपने खुद ये टिलेज ऑपरेशंस किए होंगे। अब कहने के लिए तो टिलेज बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी बहुत से लोगों को शायद नहीं पता हो कि टिलेज होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ लेते हैं किताबों में देख करके, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या मुसीबत है, क्या लिखा है इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन है बहुत आसान। क्या है टिलेज, चलो समझते हैं उसको। मान लीजिए आपको खेती करनी है और ये भई आपकी ज़मीन हो गई, ये होगी भई आपकी सॉइल सरफेस, ठीक है। अब आपको खेती करनी है तो खेती करने के लिए आपको चाहिए सीड। चलो भाई, ये रहे आपके सीड, ये लो। अब सीड को बोना पड़ेगा, सीड की सोइंग करनी पड़ेगी। अब कैसे बोओगे? ये जो मिट्टी आप देख रहे हो, सॉइल सरफेस आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। कई सालों से इसके ऊपर खेती नहीं हुई है, ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, हार्ड सरफेस है, काफ़ी ज़्यादा सख्त है। अब क्या करोगे भाई? अब आप जब बीज को यहाँ पर डालोगे तो भाई क्या सरफेस पर ही बीज को ऐसे छोड़ दोगे क्या? अगर सरफेस पर ही बीज को छोड़ दोगे तो बीज खराब हो जाएंगे, चिड़ियाँ आ जाएंगी, पक्षी आ जाएंगे, वो आपके बीज को उठा करके ले जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, जर्मिनेशन ही नहीं होगा, नया पौधा ही नहीं बनेगा। तो क्या करें भाई? इसके लिए सर हम मिट्टी को थोड़ा सा ओपन करेंगे, यानी मिट्टी को यहाँ पर पलट करके उसमें बीज बो देंगे और मिट्टी से उसको ढक देंगे। ऐसे ही करते हैं भाई। सोइंग कैसे करते हैं हम लोग? आपके पास चलो खेत नहीं है, आपके पास घर में गमला होगा। पौधा जब लगाते हैं गमले में तो कैसे लगाते हैं? मिट्टी को थोड़ा सा खोदना पड़ता है, मिट्टी को थोड़ा सा हटाना पड़ता है, मिट्टी को थोड़ा सा पलटना पड़ता है, फिर पौधा लगा करके मिट्टी को वापस से उसमें ढक देते हैं। तो मिट्टी के साथ ये जो आपने मैनिपुलेशन किया है, ये किस तरह का मैनिपुलेशन आपने किया है? क्या आपने मिट्टी में कोई केमिकल बदलाव किया है? नहीं किया। ये फिजिकल मैनिपुलेशन आपने किया है, एक तरह से मिट्टी का आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है बस। तो मिट्टी को पलटना या मिट्टी को हटाना, मिट्टी को खोदना, ये क्या है? फिजिकल मैनिपुलेशन है। तो यही तो टिलेज है। मिट्टी के साथ जो भी आप फिजिकली मैनिपुलेशन कर रहे हो वही तो टिलेज है। और ये करोगे किससे? अब ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, हम उंगलियों से तो नहीं खोदेंगे। घर में जो गमले वगैरह हैं उसमें तो चलो हल्की मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी, तो कई बार अपने हाथों से ही मिट्टी को पलट देते हैं। खेतों की बात करें तो भाई उंगलियों से तो नहीं कर सकते। तो ये जो फिजिकल मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, मिट्टी को यहाँ पर पलटना या मिट्टी को खोदना, ठीक, ये आप या तो टूल्स या कोई इंप्लीमेंट्स, और भारी भरकम टूल्स और इंप्लीमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो भाई यहाँ पर जो मिट्टी का आप फिजिकल मैनिपुलेशन करोगे वो टूल्स और इंप्लीमेंट्स, औजार की मदद से ही करोगे। और क्यों कर रहे हो ये सब काम? आप क्यों मिट्टी के साथ छेड़खानी कर रहे हो? क्यों मिट्टी में फिजिकल मैनिपुलेशन कर रहे हो? जिससे हमारा बीज अच्छे से हम लोग बो दें, अच्छे से इसमें सीड की सोइंग हो जाए। अच्छे से सीड की सोइंग हो जाएगी तो सीड जर्मिनेशन अच्छा होगा। सीड जर्मिनेशन अच्छा होगा तो भाई सीडलिंग जो पौध बनेगी वो बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगी। और सीडलिंग जो पौध है वो जितनी अच्छे से एस्टेब्लिश होगी, बाद में पौधे की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छे से होगी। इसलिए ये सारे कामकाज किए जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन बन के तैयार हो गई। बना सकते हो डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बनेगी कि भाई टिलेज क्या है? इट इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स for obtaining good ideal condition for better seed germination, seedling establishment and growth of the plant is called as tillage। कितना सिंपल सा है, सारी चीजें हम समझ गए कि भाई इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस मिट्टी को पलटना पड़ेगा, इस मिट्टी को खोदना पड़ेगा। मतलब हमने यहां पर कर दिया क्या? फिजिकल मैनिपुलेशन। भाई केमिकल तो चेंज हमने कुछ नहीं किया, यहां पर केमिकली हमने कोई चेंज किया क्या? नहीं किया। तो ये फिजिकल मैनिपुलेशन है। आप चाहो तो यहां पर मैकेनिकल मैनिपुलेशन भी लिख सकते हो, मैकेनिकल मैनिपुलेशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो फिजिकल मैनिपुलेशन या मैकेनिकल मैनिपुलेशन हमने किया। मैनिपुलेशन का मतलब बदलाव। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है बदलाव करना। तो यहां पर हमने फिजिकल चेंजेस लाए हैं मिट्टी के अंदर। और किसकी मदद से लेकर के आए हो? ये आप लेकर के आए हो टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। आपके पास जो भी टूल्स होंगे, जो भी इंप्लीमेंट्स होंगे, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स में क्या हो सकता है भाई? आपके पास प्लाऊ हो सकता है, आपके पास हैरो हो सकता है, कल्टीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास।
ठीक। तो आपके पास प्लाऊ हो सकता है, आपके पास हैरो हो सकता है, आपके पास कल्टीवेटर हो सकता है, रोटावेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स चाहिए यहाँ पर मिट्टी को पलटने के लिए, उसको फिजिकली मैनिपुलेट करने के लिए। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये काम हम कर रहे हैं जिससे हमको एक अच्छी सीड जर्मिनेशन मिले, फॉर ऑब्टेनिंग आइडियल कंडीशन। भाई मिट्टी के साथ हम ये बदलाव क्यों कर रहे हैं? जिससे हमको एक अच्छी कंडीशंस मिल सके उस सॉइल की, आइडियल कंडीशन ऑफ दी सॉइल, जिसके अंदर हमको यहां पर अच्छा सीड जर्मिनेशन देखने को मिले, बेटर सीड जर्मिनेशन, जिसके अंदर सीड जर्मिनेशन अच्छे से हो सके, जिसके अंदर सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट अच्छे से हो सके, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट, पौध जो है वो अपने आप को खुद से एस्टैब्लिश कर पाए। और जब पौध जो है, सीडलिंग जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो पाएगी, तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। यही टिलेज की डेफिनेशन बन जाती है। तो क्या है टिलेज की डेफिनेशन? फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, फिजिकल या मैकेनिकल कह सकते हो, मैकेनिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, वाई द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग द आइडियल कंडीशन ऑफ सॉइल in which better seed germination, seedling establishment and growth of the plants occur is called as tillage। है सिंपल सी कहानी। टिलेज कितना सिंपल है भाई, आ गया समझ में। अब बात करें अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि टिलेज हम कर क्यों रहे हैं इसकी, और हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। तो दो तीन तो मैंने आपको उसी में बता दिए डेफिनेशन में, कि सीड जर्मिनेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट अच्छे से होना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव, कुछ और उद्देश्य हैं। एक सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका वीड कंट्रोल, खरपतवार का नियंत्रण, वीड कंट्रोल, ये सबसे बड़ा अच्छा काम है इसका। कैसे भाई? मान लीजिए ये फील्ड हो गया, अब इस फील्ड में आपने खेती नहीं करी कई सालों से, कई सालों छोड़ो, 1 साल भी खेती नहीं करोगे तो इस खेत के ऊपर दुनिया भर का कब्जा हो जाएगा। किसका? खरपतवार का, वीड का। अलग अलग तरह के अनवांटेड प्लांट्स जो हमको नहीं चाहिए वो उगाएंगे। भाई वनस्पति है, कहीं भी उगाती है वो, तो छोड़ के आपकी फसल को बाकी का सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। करके देख लेना, करके देख के लेना। कभी ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर खाली जमीन पड़ी हो, कभी खेती ना हो रही हो, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उल्टे सीधे पौधे मिल ही जाएंगे। जो भी आपको अनवांटेड प्लांट्स यहाँ पर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं भाई? आपके खरपतवार हैं। तो भाई इनके साथ तो आप अपनी खेती नहीं कर सकते। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई खरपतवार जो बीड प्लांट्स लगे हुए हैं उनको भी लगा रहने दो और इन्हीं के साथ साथ अपने क्रॉप को भी उगा लो। ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले यहाँ पर वीड को हटाना पड़ेगा। अब वीड को कैसे हटाएं? एक काम करो भाई, एक एक प्लांट को उखाड़ करके फेंक दो, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो टिलेज तो हम कर ही रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग टिलेज तो कर ही रहे हैं। और टिलेज में हमने क्या किया है? मिट्टी को पलट दिया है। जब हम मिट्टी को पलटेंगे तो जैसे हम मिट्टी को पलटेंगे, ये जो खरपतवार है, ये जो वीड है, ये भी पलट करके बाहर निकल आएंगे, ये भी जड़ से उखड़ आएंगे। तो एक तरह से वीड कंट्रोल भी हो गया। तो टिलेज में वीड कंट्रोल हो रहा है, ठीक। इसके अलावा भाई टिलेज से हम लोग क्या बना रहे हैं? सीड बेड बना रहे हैं। सीड बेड प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। सीड बेड मतलब जब हम सोने जाते हैं ना तो अपने लिए एक अच्छा सा बेड तैयार करते हैं जिससे अच्छी नींद आ सके। ऐसे ही जब हम बीज को बोने के लिए जाते हैं तो मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है जिससे मिट्टी के अंदर अच्छे से सीड के अंदर अच्छे से जर्मिनेशन हो सके, उसका सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट अच्छा हो सके, जिससे वो प्लांट के अंदर जिससे वो प्लांट उस मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। तो सीड बेड प्रिपरेशन टिलेज से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग मिट्टी के सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल टेक्सचर, मिट्टी का जो सॉइल टेक्सचर है उसको हम लोग अच्छा कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं टिलेज से। ऐसा क्या अच्छा कर रहे हो आप टिलेज से? जब आप टिलेज करोगे, अब जैसे आप देखो यहाँ पर इस मिट्टी में, ये मिट्टी कैसी है? एकदम सख्त मिट्टी है, एकदम हार्ड मिट्टी है। क्या इस मिट्टी के अंदर प्रॉपर एयरेशन होगा? अभी एयरेशन तो होगा लेकिन बहुत पुअर एयरेशन होगा, ठीक से एयरेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें टिलेज ऑपरेशंस करोगे, इसकी मिट्टी को पलट दोगे, जो हार्ड मिट्टी है वो सॉफ्ट में बदल जाएगी।
तो इसमें एयरेशन जो है वो अच्छा होगा। एयरेशन अच्छे से मतलब है इसके अंदर पोरोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भाई सॉइल टेक्सचर में हम क्या अच्छा बन रहा है, इसकी जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है। पोरोसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज कर जाती है टिलेज ऑपरेशंस करने से। एयरेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। पुअर एयरेशन की जगह पर काफ़ी बढ़िया एयरेशन होता है, क्योंकि अच्छा एयरेशन होगा तभी हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। तो एयरेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, ऐसे खरपतवार के सीड्स वगैरह होते हैं जो हाइबरनेटिंग स्टेज में मिट्टी के अंदर रह रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हाइबरनेटिंग स्टेज में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ऐसी निंद्रा में चले जाते हैं। जब वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर जग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं हाइबरनेटिंग स्टेज में। मेंढक को देख लीजिए, मेंढक जो है वो मिट्टी के नीचे रहते हैं, हाइबरनेटिंग स्टेज में रहते हैं, और जैसे ही उनका सीजन आता है फुदक के बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो अपने अंडों के रूप में या प्रॉपर इंसेक्ट के रूप में, उनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन रूप में, उन फॉर्म में वो हाइबरनेटिंग में चले जाते हैं कि भाई अभी हमारे लिए वातावरण जो है वो अनुकूल नहीं है, बेकार है, एनवायरनमेंट कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, एक काम करो मिट्टी के अंदर ही रहो। जब ऐसे अच्छा सा एनवायरनमेंट आ जाएगा या अपनी फसल बढ़िया खड़ी हो जाएगी, बहुत सारा खाना होगा, तब बाहर निकल आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे खरपतवार के सीड हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं। तो जैसे हम मिट्टी को पलटेंगे, मिट्टी को पलटने से क्या होगा, मिट्टी को पलटने से जो भी इंसेक्ट वगैरह थे वो सब मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे। भाई मिट्टी के नीचे थे, मिट्टी को जैसे हमने पलटा वो सारे इंसेक्ट वगैरह मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद तेज़ धूप पड़ेगी, तेज़ धूप पर जैसे ही उन इंसेक्ट पेस्ट खरपतवार के सीड वगैरह पर पड़ेगी वो सब मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हाइबरनेटिंग स्टेज के इंसेक्ट और पेस्ट हैं वो सब यहाँ पर मारे जा रहे हैं। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइबरनेटिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड बीड्स। ठीक है, ये भी इसका एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य हो गया। तो ये कुछ प्रमुख इसके उद्देश्य हो गए। अब बात करें हम लोग टिलेज का क्या प्रभाव पड़ता है सॉइल की प्रॉपर्टीज पर। अफेक्ट ऑफ टिलेज, अफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन दी सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल की प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हमने एक बताया कि भाई पोरोसिटी जो है वो बढ़ती है, एक तो यही हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, बिल्कुल हैं, जैसे बल्क डेंसिटी। अब भाई पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी सीधी सीधी कम होगी। तो बहुत सारे प्रभाव हैं जिनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि भाई टिलेज करने से पोरोसिटी बढ़ती है या कम होती है। तो बड़ा सिंपल सा है, पोरोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पोरोसिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू दी टिलेज। जब आप टिलेज ऑपरेशंस करोगे तो पोरोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी मिट्टी की कम होगी। बल्क डेंसिटी यहां पर क्या होगी, कम होगी ड्यू टू दी इंक्रीज इन पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी सिंपल सी बात है, टिलेज करने पर आप यहां पर टिलेज करोगे तो टिलेज से बल्क डेंसिटी कम होगी। और क्यों कम होगी, क्योंकि टिलेज करने से पोरोसिटी बढ़ रही है, और पोरोसिटी बढ़ रही है तो बल्क डेंसिटी इससे कम हो जाएगी। सॉइल टेम्परेचर की हम बात करें, सॉइल टेम्परेचर या फिर इसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या इसका फर्क असर पड़ेगा, इस चीज़ को तो आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, उस सख्त मिट्टी पर आप चलकर देखिए, गर्मियों के मौसम में आपके पैर ज़्यादा जलेंगे, और मिट्टी को एकदम लूज कर दिया है तो उस पर आपके पैर जो है वो कम जलेंगे। यानी कि टिलेज करने से मिट्टी का जो तापमान है वो कम हो जाता है। ये बड़ा कॉमन सा है ये कि भाई सॉइल टेम्परेचर या थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। जब आप टिलेज करते हो, टिलेज करोगे तो इससे मिट्टी क्या होगी, लूज हो जाएगी, लूज एंड दी सॉइल। ये सॉइल आपका जो है वो लूज पड़ जाएगी। जब सॉइल की सरफेस लूज हो जाएगी तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सॉइल सरफेस जैसी लूज हो गई तो यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। आ गई बात समझ में। ये तो हो गई भाई सॉइल प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ रहा है टिलेज से। पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी कम होगी, सॉइल टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ टिलेजेस की। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं।
टिलेज सिस्टम। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं भाई? 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। किस बेसिस पर होते हैं उसको आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने अब खेती करनी है, इससे पहले आप खेती कर चुके हैं, ये भाई आपका फील्ड हो गया, आपका खेत हो गया, तो यहाँ पर भाई क्रॉप स्टेबल्स होंगे। क्रॉप स्टेबल्स मतलब पुरानी फसल के जो भी क्रॉप रेसिड्यू बचा हुआ है वो है। भाई जब आप फसल की हार्वेस्टिंग करते हो तो उसको जड़ से उखाड़ के थोड़ी ले जाते हो। जब आप फसल की कटाई करते हो तो क्या उसको जड़ से उखाड़ करके ले जाते हो? जैसे अभी गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं की कटाई चल रही है ना, तो उसको आप काट करके तो ले जाओगे, यहाँ से उसको काट लोगे। जैसे मान लीजिए ये गेहूं का पौधा हो गया, तो गेहूं का पौधा है तो उसको यहाँ से आप काट लोगे बस। क्या उसको मिट्टी समेत जड़ से उखाड़ लोगे? जड़ से तो नहीं उखाड़ते, सिर्फ उसको काटा जाता है। काट करके ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ले जाते हैं, ये बचा हुआ पोर्शन जो है मिट्टी के अंदर रह गया है, ये वहीं फील्ड में ही रह जाता है, ये फील्ड के अंदर ही रह जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्रॉप रेसिड्यू कहते हैं। इसको हम लोग क्रॉप रेसिड्यू कहते हैं। जो बचा हुआ पोर्शन फील्ड में रह गया है हार्वेस्टिंग के बाद, वो क्या है? क्रॉप रेसिड्यू है। अब इस क्रॉप रेसिड्यू के होते हुए हम दूसरी फसल तो नहीं बो सकते कि अभी भाई हमने गेहूं की कटाई कर दी है, अब गेहूं की कटाई के जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बना हुआ है और दूसरी फसल ला करके इसमें बो दो, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग। इस क्रॉप रेसिड्यू को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? टिलेज से करो इसको। टिलेज ऑपरेशन से आप इस क्रॉप रेसिड्यू को हटाओ। भाई मिट्टी को आप पलट दोगे, मिट्टी को पलटोगे तो ये क्रॉप रेसिड्यू जड़ समेत बाहर निकल आएगा और इसी मिट्टी के अंदर घुल मिल जाएगा, इसी के अंदर सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यही होता है, यही हम करते हैं। अब यहाँ पर कितना क्रॉप रेसिड्यू हम लोग छोड़ देंगे, उस पर यह सिस्टम 3 प्रकार का है। समझ गए? ये जो क्रॉप रेसिड्यू है ये कितना प्रतिशत हम यहाँ पर छोड़ देंगे उसी पर डिपेंड करता है। उसी पर ये जो टिलेज सिस्टम है वो आपका 3 प्रकार का है। जैसे एक होता है इंटेंसिव टिलेज। सबसे पहला है इंटेंसिव टिलेज, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटेंसिव मतलब टिलेज जो है वो हमने बहुत ज़्यादा किया है। इसको कन्वेंशनल टिलेज भी कहते हैं। आज जो हम टिलेज करते हैं वो यही करते हैं। किसानों को देख लो, अपना ट्रैक्टर लेता है, पीछे उसने प्लाऊ लगाया या कल्टीवेटर लगाया और खेतों में चला जाता है, यहाँ से चला वहाँ से चला, जितना भी क्रॉप रेसिड्यू होता है उन सब को पूरा मिट्टी के अंदर मिला देता है। इंटेंसिव टिलेज। तो इंटेंसिव टिलेज में हम लोग इतना ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस करते हैं कि फील्ड पर 15% से कम क्रॉप रेसिड्यू बचता है। तो इसमें जो क्रॉप रेसिड्यू है वो क्रॉप रेसिड्यू कितना छोड़ा जाता है फील्ड पर? क्रॉप रेसिड्यू लीव्स लेस देन 15%। लेस देन 15%। ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंसिव टिलेज में हमने इतना ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस किए हैं, इतना ज़्यादा हमने उसमें प्लाऊ, कल्टीवेटर, अलग अलग तरह के टूल्स इंप्लीमेंट्स का यूज़ किया है कि फील्ड पर 15% से कम ही क्रॉप रेसिड्यू आपको नज़र आएगा, बाकी का मिट्टी में मिल जाएगा। यानी फील्ड पर हमने कितना? 15% से कम क्रॉप रेसिड्यू छोड़ा है। और अगर वहीं हम क्रॉप रेसिड्यू 15 से लेकर के 30% के बीच में छोड़ दें तो उसको रिड्यूस्ड टिलेज कहते हैं। तो दूसरा जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? रिड्यूस्ड टिलेज। इस रिड्यूस्ड टिलेज में जो क्रॉप रेसिड्यू है वो कितना छोड़ा जाता है? 15 से लेकर के 30% तक। अगर फील्ड पर आपने टिलेज ऑपरेशंस किए हैं और फील्ड टिलेज ऑपरेशंस करने के बाद फील्ड पर 15 से लेकर के 30% तक क्रॉप रेसिड्यू पड़ा हुआ है, मतलब वो रिड्यूस्ड टिलेज किया है। एक होता है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज में क्या है? 15 से 30% तो यहाँ हो गया, तो यहाँ कम से कम एटलीस्ट 30% क्रॉप रेसिड्यू तो रखना ही रखना है फील्ड पर। उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 30%। यानी आपने यहाँ पर बहुत कम टिलेज एक्टिविटी की है, बहुत कम। इतनी कम टिलेज एक्टिविटी की है कि फील्ड पर अभी भी क्रॉप रेसिड्यू 30% या उससे ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम कहलाता है। तो भाई टिलेज के जो सिस्टम है वो 3 प्रकार के हो गए। एक इंटेंसिव टिलेज हो गया, एक रिड्यूस्ड टिलेज हो गया और एक आपका कंजर्वेशन टिलेज हो गया। और ये किस बेसिस पर है कि भाई आप कितना क्रॉप रेसिड्यू फील्ड पर छोड़ रहे हो। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ टिलेजेस की। टाइप्स ऑफ टिलेजेस। टिलेज बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। और किस आधार पर होते हैं कि आप टिलेज को कब कर रहे हो, किस समय कर रहे हो, समय के आधार पर है ये। बेस्ड ऑन दी टाइम। बेस्ड ऑन दी टाइम, आप किस समय कर रहे हो, एट विच डन, किस समय आप ये टिलेज एक्टिविटी कर रहे हो, उस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
एक तो होता है सोइंग के वक्त करना, जब आप बुवाई कर रहे हो उस समय करो, जिसको कहते हैं प्रीपरेटरी टिलेज, जिसको कहा जाता है प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ सोइंग, और कह सकते हैं बिफोर द सोइंग, सोइंग के टाइम पर और सोइंग से पहले, वो है आपका प्रिपरेटरी टिलेज। अब ये जो प्रिपरेटरी टिलेज है ये भी दो प्रकार का होता है। अच्छा, एक प्रिपरेटरी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ सोइंग या सोइंग से पहले, और एक होता है इन द स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल में ही आप कर रहे हो भाई, खड़ी फसल खड़ी हुई है फील्ड पर, उसके बाद भी आप उसमें कुछ ना कुछ रिले एक्टिविटी करते हो, और करते ही हैं। कौन कौन सी करते हैं बताएंगे अभी। पहले आप प्रिपरेटरी टिलेज को देख लीजिए भाई। ये जो प्रिपरेटरी टिलेज है ये भी फिर दो प्रकार का होता है। प्रिपरेटरी टिलेज ये भी दो प्रकार का है, एक होता है प्राइमरी टिलेज और एक होता है सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज और एक होता है भाई सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज मतलब जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है और उसमें सबसे पहली बार, मान लीजिए मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट हो चुकी है, कई सालों से उस पर खेती नहीं करी, कई साल छोड़ो, एक साल से हमने खेती नहीं करी, मिट्टी की सरफेस एकदम कॉम्पैक्ट हो चुकी है, एकदम हार्ड हो चुकी है, तो उसको ओपन करना है। अब उसको ओपन करने के लिए हल्के औजार की जरूरत नहीं पड़ेगी, टूल्स इंप्लीमेंट्स, हैवी टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स चाहिए। तो हैवी टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स में सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो प्लाऊ होते हैं। मिट्टी को, कॉम्पैक्ट मिट्टी है उसको ओपन करने के लिए प्लाऊ से अच्छा कुछ नहीं होता। तो प्लाऊ का हम यूज़ करते हैं, एमबी प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, अलग अलग तरह के प्लाऊ होते हैं। कोई भी प्लाऊ होगा वो सब की सब आपका प्राइमरी टिलेज में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब हम टिलेज ऑपरेशंस, जो टिलेज ऑपरेशंस हैं वो अगर हम प्लाऊ की मदद से कर रहे हैं, अब प्लाऊ चाहे कोई सा भी हो, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए और क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में अगर प्लाऊ शब्द लिखा है तो आप आंख बंद करके प्राइमरी टिलेज आंसर लगा देना। कोई सा भी प्लाऊ हो, एमबी प्लाऊ हो, चीजल प्लाऊ हो, एमबी प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, किसी भी प्रकार का प्लाऊ हो, आप आंख बंद करके आंसर क्या लगा दोगे? प्राइमरी टिलेज लगा दोगे। कोई सा भी प्रकार का प्लाऊ जो अगर आपने यूज किया है तो प्लाऊ यूज किया है मतलब वो प्राइमरी टिलेज हो रहा है भाई। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है भाई, मिट्टी की सरफेस है, अब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है। अब इसको सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा इस मिट्टी को। तो इस मिट्टी को ओपन करने के लिए हमको प्लाऊ की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अपन हल्के औजार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें थोड़े से हैवी इंप्लीमेंट्स चाहिए अपन को। तो ये ओपन कैसे होगा? बाय दी हैवी इंप्लीमेंट्स, हैवी टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। तो हैवी टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स में क्या आते हैं? आपके प्लाऊ आते हैं, तो इनका यूज़ करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी टिलेज कहलाता है। और एक है सेकेंडरी टिलेज। एक बार हमने प्राइमरी टिलेज कर लिया, मतलब मिट्टी को हमने ओपन कर दिया हैवी टूल्स एंड इंप्लीमेंट से। अब उसके बाद मान लीजिए अभी हमने इसको ओपन किया है, ओपन किया तो भाई मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े डेले पड़े हुए हैं, उनको हमें थोड़ा और, मिट्टी को थोड़ा सा और भुरभुरा बनाना है, मिट्टी को हमें और ज़्यादा बारीक करना है। इसके अलावा मान लीजिए हमें और छोटे मोटे बहुत सारी क्यारी बनानी है, कहीं एक फाइनर सीड बेड बनाना है। तो जितने भी हल्के ऑपरेशंस हैं, जैसे यहाँ पर हमने भारी ऑपरेशंस किए हैं भारी टूल्स से, इंप्लीमेंट से, अब कोई हल्के टूल्स और इंप्लीमेंट से जो भी लाइटर ऑपरेशन हमको करना है प्राइमरी टिलेज के बाद, वो सब सेकेंडरी में आते हैं। लाइटर ऑपरेशंस, जो भी लाइटर ऑपरेशंस आप कर रहे हो, ठीक, बस ध्यान रखना इसमें कोई भी टूल्स इंप्लीमेंट यूज कर सकते हो, प्लाऊ नहीं करोगे। प्लाऊ करोगे तो वो प्राइमरी में आता है। प्लाऊ का शब्द मतलब प्राइमरी टिलेज, ठीक। तो यहां पर आप ये लाइटर ऑपरेशंस करते हो आफ्टर दी प्राइमरी टिलेज, ये प्राइमरी टिलेज के बाद आप करते हो। इसमें आप डिस्क हैरो का यूज करो, कल्टीवेटर का यूज करो, ब्लेड हैरो का यूज करो, एक्सेप्ट दी प्लाऊ, प्लाऊ को छोड़ करके, और बाकी किसी भी चीज का, प्लैंकर का यूज करो, लेबलर का यूज करो। भाई आपने देखा होगा हमने प्लाऊ लगा दिया, प्लाऊ के बाद हमने कल्टीवेटर से उसको मिट्टी को थोड़ा सा और बारीक कर लिए। इसके अलावा हम प्लैंकर से उसको लेवल करते हैं, लेवलर से उसको लेवल करते हैं। तो जो लेवलर हम चला रहे हैं तो ये किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा कि सेकेंडरी में आएगा? जो लेवलर हम चला रहे हैं वो आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप सीड ड्रिल चला रहे हो, सीड ड्रिल से आप बीज बो रहे हो, तो सीड ड्रिल से जो आप बीज बो रहे हो, आप डायरेक्ट ऐसी हार्ड मिट्टी में तो सीड ड्रिल से बीज नहीं बो सकते, पहले आपको प्लाऊ उसमें चलाना पड़ेगा, यानी प्राइमरी टिलेज करना पड़ेगा। प्लाऊ चलाने के बाद फिर आप सीड ड्रिल से उसमें बुवाई करोगे। तो सीड ड्रिल से जैसे आप बुवाई कर रहे हो तो वो किस में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी टिलेज में आएगा। आ गई बात समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होता है।
अब बात करें हम लोग यहाँ पर आफ्टर कल्टीवेशन, ये तो इसके हो गए प्रिपरेटरी टिलेज के। अब दूसरा है आपका यहाँ पर आफ्टर कल्टीवेशन, यानी कि एट द टाइम, या कहें इन द स्टैंडिंग क्रॉप, सीधा सा लिख लो इन द स्टैंडिंग क्रॉप, इन द स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल में है भाई। अब खड़ी फसल में हम लोग कौन से टिलेज ऑपरेशंस करते हैं? खड़ी फसल में हम जो टिलेज ऑपरेशंस करते हैं वो सब सेकेंडरी टिलेज में ही काउंट होते हैं। जैसे कि हम लोग इंटर कल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं, इंटर कल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे हम लोग निंदाई गुड़ाई वगैरह करते हैं ना, निंदाई गुड़ाई वगैरह करते हैं खरपतवार को हटाने करने के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह एप्लीकेशंस के लिए हम लोग कर रहे हैं। अर्थिंग अप एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप हम लोग कर रहे हैं। तो ये अर्थिंग अप जो हमने किया है ये खड़ी फसल में, ये क्या है भाई? अर्थिंग अप करना क्या है? आफ्टर कल्टीवेशन ही तो है। तो ये जो अर्थिंग अप हम कर रहे हैं, इंटर कल्चरल ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, ये सब आपके सेकेंडरी टिलेज में ही आ जाते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं? आपके सेकेंडरी टिलेज में आ जाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये सेकेंडरी टिलेज जो है वो स्टैंडिंग क्रॉप में किया जा रहा था, और यहाँ पर ये जो सेकेंडरी टिलेज है ये आपका एट द टाइम ऑफ सोइंग किया जा रहा है। बस फर्क इतना है। तो ये आ जाते हैं आपके किस में? आफ्टर कल्टीवेशंस में। तो ये है वही टिलेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ से लेकिन क्वेश्चंस बन जाते हैं। टिलेज क्या होता है उसको अच्छे से समझ लीजिए, टिलेज के सिस्टम्स कौन कौन से हैं, टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टिलेज कितने प्रकार का होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।